जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हिमांशु सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रुक्मिणी प्रकाशन पर। जैसा कि हम इस क्लास के माध्यम से एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करते समय ये सीख रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, किस अप्रोच से क्वेश्चन एग्जाम में बनाए कि कम समय में पेपर हो जाए। एग्जाम में तो क्वेश्चन सॉल्व करना महत्वपूर्ण नहीं है, क्वेश्चन कम समय में सॉल्व करना महत्वपूर्ण है। और कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो तीन चीज पर तो आपका पकड़ होना बिल्कुल ही जरूरी है। तो वो दो तीन चीज क्या है? तो सबसे पहला चीज है कि आपके माइंड में हर टाइप का कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ये तो पहला हो गया। और दूसरा क्या कि किस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बनाएं और किस क्वेश्चन को किस अप्रोच से बनाएं कि कम समय में हो। क्वेश्चन बनाने के दो तीन मेथड होते हैं, तो किस क्वेश्चन को किस मेथड से बनाएं कि कम समय में कर ले, वो दूसरा तरीका। और तीसरा, जब बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आए तो उस कैलकुलेशन को कैसे कम करें, तो उसके लिए यूनिट डिजिट आपको लगाना आना चाहिए, विभाज्यता का नियम चेक करना आना चाहिए, रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इन सब चीज पर आपका पकड़ रहेगा तो आप कम समय में क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो हम लोग बिना वक्त बर्बाद किए आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कहा गया किसी धनराशि को ए बी और सी के बीच 5, 7, 11 के अनुपात में बांटा जाना है। यदि बी को ए से 1500 रुपया अधिक मिलते हैं तो बी का हिस्सा कितना होगा। अब आपको अनुपात में पता है कि ए बी सी में 5, 7, 11 में बांटे हैं। क्वेश्चन कहा यदि बी को ए से कितना ज्यादा मिलता है, 1500 ज्यादा मिलता है। आप देखिए अनुपात में कितना ज्यादा मिल रहा है, तो कहिएगा अनुपात में 2 ज्यादा मिल रहा है। तो मानिए 2 यूनिट अनुपात में, अनुपात को यूनिट मान लिए कि 2 यूनिट ज्यादा मिला यूनिट में, और रियल में कितना, तो कहिएगा रियल में रुपया 1500 ज्यादा मिला है। तो एक यूनिट का मान निकालिए कि एक अनुपात का मान कितना होगा, तो एक अनुपात का मान रुपया में क्या हो जाएगा 750, दोनों साइड 2 से भाग दे लिए। अब आपसे पूछा गया बी का हिस्सा बताइए, तो बी अनुपात में 7 यूनिट, तो 7 का मान निकाल लेंगे, इसलिए 7 यूनिट किसका मान निकालेंगे 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे, तो आप कहिएगा 750 में हम 7 से गुना कर लेंगे, और 750 में जब 7 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, रुपया में 5250। कहां है रुपया में 5250, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या था 5250। अब ये तो हो गया क्वेश्चन एग्जाम में बनाने के तरीके, जो बेसिक मेथड था वो तरीका कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाते। अब इसको थोड़ा आप अगर हटके सोचते दूसरे बच्चे से आगे होने के लिए, तो आप क्या करते हैं ना, सबसे पहले ही देख लेते कि क्या पूछा गया, बी का हिस्सा, बी अनुपात में कितना है 7 है। अब मेरा आंसर जो भी होगा वो 7 का गुणज होगा, 7 का क्या होगा गुणज होगा। आप लास्ट में भी यहां देखिए तो आंसर जो भी आया ना वो 7 का गुणज आया है। 750 को लास्ट में 7 से गुना किए हैं, तो आंसर जो भी होगा वो 7 से कटेगा। ये काम आप क्वेश्चन पढ़ते हो उसी समय आपके दिमाग में आना चाहिए था कि बी अनुपात में 7 है तो आंसर 7 का गुणज होगा, और 7 का गुणज ही केवल चेक करते कौन सा ऑप्शन 7 से कटा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 7 से नहीं कट रहा, ये भी ऑप्शन आपका 7 से नहीं कटा और ये भी ऑप्शन 7 से नहीं कटा। बिना बनाए बिना इतना कुछ किए 3 से 4 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को करके आगे बढ़ जाते हैं। अब अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है 68 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतर का घन कितना होगा, 1000 होगा। अब कहिएगा कैसे 1000 इतना कम समय में कैसे करते, तो इसके लिए इसका कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। कहा गया 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है, तो 68 है। अब औसत बीच का मान होगा, बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर निकालना है, तो कैसे करें हम, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ये जानते हैं कि 6 संख्या था ना, तो उसका बीच का अंतर होगा ना, 6 क्रमागत विषम संख्या है और एक संख्या के बीच 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, यानी 3 संख्या लेने पर अंतर 4 आता है।
यानी बीच में जितना बार गैप होगा अंतर 2 बनेगा, और 6 गो संख्या लेंगे तो बीच में गैप बनेगा 5 बार, तो अंतर होगा 10, यानी 10 का क्यू कर दिए। या फिर आप ऐसे कीजिए कि जितना क्रमागत संख्या लिया गया हो उसमें से 1 घटाइए। ये विषम है तो गैप 2-2 का होता है, तो 1 घटा के 2 गुना कर दीजिए, वही आपका अंतर होगा। ये तो कम समय में करने के लिए। और इस क्वेश्चन को आप बेसिक से कीजिएगा तो औसत कितना दिया गया, आप कहिएगा 68 है, तो ये बीच का मान औसत है और संख्या यहां 6 था, ये औसत आया है। तो इसके आगे भी 3 संख्या, इसके पीछे भी 3 संख्या, वही तीनों का औसत बीच में आके कितना बन गया, 68 बन गया। यानी फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़ के 2 से भाग दिए होंगे तो 68 आया होगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि लगातार संख्या का औसत क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। तो अब इसके आगे का 3 संख्या लिखिए जो विषम है, तो आप क्या कहिएगा, आप लिखिएगा 69, और उसके बाद क्या लिखना है, 71, और उसके बाद 73। आगे पीछे का 3 संख्या लिख लिए। इससे पहले का 3 संख्या लिखिएगा तो आप कहिएगा 67 होगा, फिर 65 होगा, और उससे पहले क्या रहा होगा, 63 रहा होगा। इन सब संख्या का आप औसत निकालिएगा तो औसत कितना आ जाएगा, 68 आएगा। ये आपका क्या है, औसत है। तो अब सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 73। सबसे छोटी कितनी है, 63। दोनों का अंतर कितना होगा, 10, और 10 का क्यू करते तो कितना आता, 1000। आप ऐसे भी कर सकते थे। और यदि आपको कॉन्सेप्ट मालूम है कि 6 क्रमागत सम संख्या है, क्रमागत संख्या के विषम संख्या के बीच अंतर 2 का होता है, 6 में से 1 घटाओ 5, 5 का दुगुना करो 10, और 10 का क्यू कर दो। देखिए बीच में गैप कितना बार है, यहां से यहां 1 बार, 2 बार, यहां से 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो 5 बार गैप है, 2-2 का अंतर होता है। शुरू से लास्ट तक में 10 का अंतर होगा, 10 का क्यू कर दिए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 गायों को 30 मीटर लंबाई 20 मीटर चौड़ाई के आयताकार खेत के चारों कोना पर, यानी प्रत्येक कोने पर एक बांधा गया है। रस्सी की लंबाई 7 मीटर है। खेत का ऐसा क्षेत्र जहां गाय चर नहीं सकता, पाई का मान बोला गया 22/7। ये क्वेश्चन कहा गया, एक आयताकार खेत है, और आयताकार खेत है तो 4 गो कोना होगा, चारों कोना पर एगो खुट्टा ठोका, और खुट्टा में 7 मीटर लंबाई का रस्सी लेके गाय को बांध दिया। अब गाय को बांधा तो गाय जितना दूर घूमेगी उतना ही भाग वो चर पाएगी, यानी उतना ही भाग में जो भी उसके खाने लायक वस्तु हो या जो भी सामान हो वो खा पाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक आयत लेंगे। इसमें क्या लेंगे, एक आयत ले लेंगे, और इस आयत में क्या किया गया ना, इसके चारों कोना पर एक रस्सी बांध दिया गया, खुट्टा लगाया गया, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। अब इस कोना पर जो गाय को हम बांधे होंगे वो कहां तक चरेगी, तो कहा गया रस्सी की लंबाई 7 है, तो वो इतना एरिया को चर सकती है। तो वो उस खेत के कितना एरिया को चरेगी, तो आप कहिएगा ये लंबाई 7 है, तो वो इतना एरिया को चर लेगी, और यहां से यहां तक कितना होगा, 7 होगा। पूरा लंबाई कहा गया 30 है, और चौड़ाई आपका 20 है। सेम इसी प्रकार वो खेत के कितना भाग को चरेगी, इस भाग को चर पाएगी। फिर इस साइड आइएगा तो यहां भी वो इस भाग को चरेगी, और यहां आइएगा तो यहां भी वो इतना भाग को चर लेगी। सभी का लंबाई कितना होगा, 7। क्यों, क्योंकि रस्सी का लंबाई क्या था, 7 था, तो जहां तक जाएगी वो रस्सी की लंबाई तहां तक वो चर लेगा। अब इसके बीच कितना डिग्री का कोण है, कहिएगा 90 डिग्री का। एक कोण 90 डिग्री का, ऐसा 4 भाग है। अब चारों को मिला लीजिएगा, इस चारों आकृति को, तो आप देखिए एक वृत्त बनेगा ना, एक वृत्त बन जाएगा ना, और वृत्त बनेगा तो ये कितना भाग चरा गया, ये कितना भाग चरा गया, तो वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर चरा। या आप क्या करते, इसका क्षेत्रफल निकालते, इतना एरिया का क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुना करते। या फिर देखिए चारों को जब एक जगह मिलाएंगे तो एक वृत्त बना है, यानी गाय जो चरा होगा ना, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर एरिया को चर लिया होगा। और त्रिज्या कितना लेंगे, तो 7 सेंटीमीटर लेंगे। ये क्या है आपका, ये 7 है, तो कितना सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे, 7 सेंटीमीटर लेंगे। अब पूछा क्या गया कि गाय किस भाग को नहीं चरेगा, तो ये बीच में जो भाग बचा है उसको नहीं चरेगा। तो इस बीच वाले भाग को कैसे निकाल लेंगे, पहले तो पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे,
और पूरा में से चारों कोना यानी ये वो वृत्त का घटा देंगे। तो पूरा क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, ये आयत है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई और गुना में चौड़ाई, लंबाई 30 था और चौड़ाई 20 था। इसमें से किसको घटाएंगे, वृत्त के क्षेत्रफल को। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 और आर के स्थान पे आपको क्या लेना है 7 × 7। इस 7 से 7 को काट लीजिएगा तो यहां आ जाएगा आपका 600 और यहां कितना होगा 154। 22 को 7 से गुना कीजिएगा 154। आपका आंसर कितना आएगा 446 मीटर स्क्वायर। कहां है 446 मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी में। अब केवल आप कॉन्सेप्ट जानते कि आयत के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटाना होगा और उस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो केवल एक लाइन आपको लिखना था। आप मन में भी करते 600 और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल 154 कर लेते, 7 से 7 काटते 22 7 154, डायरेक्ट 4 से 5 सेकेंड में इस क्वेश्चन को आप बना सकते थे। लेकिन कॉन्सेप्ट मालूम होगा तब। अब कॉन्सेप्ट कैसे मालूम रहेगा, कैसे हमेशा ध्यान में रहेगा, तो जब आप कुछ सेट का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जितने भी कॉन्सेप्ट एग्जाम रिलेटेड होते हैं वो सभी आ जाते हैं और उन सब पर आपका पकड़ रहेगा, प्रैक्टिस अच्छे से किए रहिएगा तो आप क्वेश्चन कम समय में एग्जाम में बना लीजिएगा। और आप लोग एक काम क्या कीजिएगा, ये पीडीएफ ना आपको रुक्मिणी प्रकाशन लाइव नाम के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा। जैसे ही पीडीएफ अपलोड होगा तो आप पहले क्लास कीजिएगा और क्लास के बाद खुद से एक बार पीडीएफ बनाइएगा कि क्या यही अप्रोच हम भी एग्जाम में लगा पाएंगे या नहीं। क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा तो उसी अप्रोच से सॉल्व कीजिएगा, तभी ना आप एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप उस अप्रोच से प्रैक्टिस किए रहिएगा तो क्वेश्चन एग्जाम में भी सॉल्व कर लीजिएगा और कम समय में आपका पेपर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया दो ट्रेन ए और बी एक सीधी रेखा पर एक दूसरे से कितना दूरी पर है, 155 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन ए से 7 बजे, एक ट्रेन ए से न 7 बजे पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर चलती है। दूसरी ट्रेन बी से 8 बजे 8 AM पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर चलती है, वे किस समय मिलेंगे। जब भी ये प्रश्न आएगा ना कि एक ट्रेन 7 बजे चला था, एक ट्रेन 8 बजे चला था, तो दोनों ट्रेन को आप समान समय पर चलाइए। एक ट्रेन जैसे 20 से 8 बजे चला, जैसे क्या हुआ, एक रास्ता आपका यहाँ ए था, एक यहाँ ए था और एक आपका बी था। यहाँ ए है और यहाँ क्या है आपका बी है। ये ट्रेन किस चाल से जा रही है इस साइड, तो आप कहिएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है। ये क्या बजे चली है, कहिएगा 7 बजे चली है। इस साइड वाली कब चली, 8 बजे चली। और किस चाल से इस साइड वाली चल रही है, तो कहिएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो ये 8 AM पर चली और वो 7 AM पर। ये कितना बजे, तो 7 AM पर। तो 7 AM पर ये चलती है, 8 पर वो चलता है, इसके बीच कितना दूरी है, तो कहिएगा 155 किलोमीटर दूरी था। लेकिन आप दोनों को 8 बजे ले आइए, तो 8 बजे कैसे लाएंगे, ये ट्रेन 7 बजे चली तो ये 1 घंटा चल गई, तो ये 8 बजे पहुंच गई होगी, यानी ये 1 घंटा चली, मानिए यहां पर आई होगी और यहां पर ये कितना बजे आई, 8 AM तक यहां आ गई। अब टोटल दूरी आपका 155 था ना, और ये 1 घंटा चल लेगी तो कितना दूरी आपका बचेगा, 1 घंटा में ये जितना दूरी तय करेगा, तो इसका चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटा में ये कितना दूरी तय करे, 20 किलोमीटर। तो शेष यहां से यहां तक अब कितना दूरी बचा, तो कहिएगा यहां से यहां तक 135 किलोमीटर दूरी बचा रहा। अब इसी दूरी को दोनों मिलकर तय करेगा। अब उधर से वो भी आएगा, उधर से वो भी आएगा, बच गया है 8, और दोनों विपरीत दिशा में, एक उधर से आ रहे हैं, एक इधर से जा रहे हैं, तो चाल के स्थान पर सापेक्ष चाल लेंगे, और दोनों विपरीत दिशा में हैं तो सापेक्ष चाल उनके चालों का योगफल होगा, और दूरी के स्थान पर क्या लेंगे, 135। फॉर्मूला वही है, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल के स्थान पर सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में है तो चाल को जोड़ेंगे, 20 और क्या बोलते हैं 25 45, और ये किस में आया, किलोमीटर प्रति घंटा में। दूरी भी आपका किलोमीटर में है और गुने क्या कर देंगे, समय कर देंगे। अब 45 से काटिएगा तो टी का मान कितना आ जाएगा, 3 घंटा।
कब से 3 घंटा? तो 8 बजे से 3 घंटा। दोनों कब से चलना शुरू किए थे? हम कब से रिलेटिव वेलोसिटी लगाए? तो 8 बजे से। तो 8 बजे के बाद 3 घंटा बाद वो लोग क्या होंगे? मिल जाएंगे। तो 8 बजे से 3 घंटा बाद कितना बजेगा? तो आप कहिएगा 11 बज जाएगा। अब आप बताइए, केवल आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम होता कि दोनों को सेम टाइम में हमको लाना होता है, तो 7 से 8 में 20 किलोमीटर दूरी वो तय किया। 20 को घटाते 135 में आप 45 से भाग देके डायरेक्ट आंसर निकाल लेते। 12 से 15 सेकंड लगता है इस क्वेश्चन को बनाने में। लेकिन कॉन्सेप्ट और पकड़ रहेगा तब। आपके लिए कॉन्सेप्ट आपका क्या है? हथियार है। आप अपने हथियार को यदि मजबूत रखते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आए, हथियार आपके पास है तो आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक त्रिभुज के लिए सबसे लंबी भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप कितना है? 134 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? परिमाप जो होता है ना, त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई का योग होता है। यानी तीनों भुजा की लंबाई को जोड़े होंगे ना तो कितना आया होगा? 34 आया होगा। जिसमें एक भुजा आपको कितना मालूम है? सबसे बड़ी भुजा को ए मान लेते हैं तो ये आपको 15 मालूम है, और दूसरी को बी मानते हैं, ये भी आपको 12 मालूम है। अब तीसरा भुजा निकालना है, सी मान लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? दो भुजा को जोड़ने पर 27 आ रहा और तीनों को जोड़ने पर 34 आया। परिमाप 34 है। तो तीसरा भुजा कितना होगा? तो 34 में से 27 को घटा लीजिएगा तो तीसरा भुजा आपका कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। और परिमाप 34 है तो अर्ध परिमाप कितना होगा? यानी s। तो आधा कर देंगे। तो s कैसे निकालेंगे? परिमाप का आधा करके 34 का आधा 17। अब सभी कुछ आप निकाल लिए, सब किस में है? सेंटीमीटर में है। अब आपसे क्या पूछा गया कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आप एक हीरोन्स फॉर्मूला पढ़े होइएगा। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ क्या लिखेंगे? ट्रायंगल। तो हीरोन्स फॉर्मूला आपका है रूट अंडर एस। एस इंटू में एस माइनस ए, फिर इंटू में क्या लिखना है? एस माइनस बी, और फिर इंटू में एस माइनस सी। अब इन सभी को सॉल्व कर देंगे, फिर जो आपको निकल के आएगा वही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो s के स्थान पर क्या रखिएगा? कहिएगा s के स्थान पर 17 रखेंगे। तो 17 रख लिए। अब s माइनस ए है तो 17 और माइनस ए आपका 15। तो 17 में से 15 को घटा लेंगे तो 2, एक स्टेप छोटा कर लेंगे। फिर s माइनस बी, तो s के स्थान पर 17 और 17 में से 12 को घटा लेंगे तो 5 आएगा। और फिर s माइनस सी, तो s के स्थान पर 17 और c के स्थान पर 7 है। 17 में से 7 को घटा लेंगे तो 10। अब देखिएगा एक 10 यहां बना और 5 दूनी 10, एक 10 वहां बन गया। तो 2 10 में से एक 10 को बाहर निकालिए और रूट के अंदर में 17 आपका बचा रह जाएगा। किसमें? तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो यूनिट स्क्वायर होगा। कहां है 10 रूट अंडर 17? तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी में क्या था? 10 रूट अंडर 17। बस इस क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए था, और आपको यह फॉर्मूला नहीं पता होता तो किसी और तरीके से इस क्वेश्चन को आप बना भी नहीं सकते थे। हीरोन्स फॉर्मूला आपको इस क्वेश्चन में लगाना ही था। तो फॉर्मूला केवल ध्यान रखना है, क्या फॉर्मूला? रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू में एस माइनस सी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है। कितने वर्ष में 4000 की धनराशि, कितना रुपया है? 4000 की धनराशि ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5324 रुपया हो जाएगी। ये प्रिंसिपल मालूम है यानी मूलधन, ये अमाउंट यानी मिश्रधन, और रेट मालूम है। आपसे समय पूछा गया, जहे हम यहाँ 4000 देखें ना तो मेरे मन में आ गया ये 4 से कट के 1000 आएगा, और ये 10 का क्यू है, मतलब क्यू है तो समय 3 वर्ष होगा। इतना कब आपके अंदर आएगा? जब बहुत सारे प्रश्न का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब। अब इस क्वेश्चन को बनाते तो कैसे बनाते? तो बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है CI का, आप पढ़े होइएगा ये फॉर्मूला। अमाउंट बराबर
प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 और पावर में क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। इसी फॉर्मूला पर डाल दीजिएगा, सबका मान दे रखा है, टी निकाल लीजिए। तो अमाउंट कितना दिया है, आप कहिएगा अमाउंट बोलेंगे कितना दे रखा है 5324, तो 5324 और बराबर में प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल आपका 4000 और गुना में क्या लिखिएगा 1 प्लस रेट। रेट के स्थान पे आपका क्या था 10% है, तो 10 और बट्टा 100 लिख के काट लीजिएगा, तो 1/10 और पावर में टी का मान निकालना है। अब 4 से इसको काटिएगा ना, 4 से, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1331 और बट्टा में क्या होगा 1000। 4 से इसमें भी भाग दे लीजिए, 4 से इसमें भी भाग दे लीजिए। अब उस साइड आपका क्या बचा रहेगा 1 प्लस 1/10, इसको जोड़ लीजिएगा, तो 10 को 1 से गुना कीजिएगा तो 10 और 1 11, यानी 11/10 और पावर में क्या लिखिएगा टी लिखिएगा। अब इस 1331 और इसको क्या बोलते हैं 1000 देख के आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो घंटी बजा होगा कि ये 1331 जो है ना ये 11 का क्यों है, और ये 1000 जो है ना 10 का क्यों है। यही 1000 को देख के हम बोले थे 3 वर्ष मेरा आंसर होगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा थोड़ा सा, तो पूरे को क्या लिखेंगे 11/10 और पावर में 3, और उस साइड पहले से ही 11/10 इंतजार कर रहा है पावर में टी के साथ। अब दोनों साइड बेस बराबर है, तो टी का मान कितना होगा बराबर हो जाएगा 3 के, तो समय कितना वर्ष होता 3 वर्ष होता। फॉर्मूला ध्यान रखना था आपको सीआई का, और ये बेसिक सा प्रश्न है, ये सब प्रश्न सभी बच्चे कर लेंगे। ये फॉर्मूला जिनको भी मालूम होगा जो एग्जाम की तैयारी करते हैं वो सबको ये फॉर्मूला मालूम होता है और वो सभी बच्चे कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को दूसरे बच्चे से पहले आपको करने के लिए ये चीज सोचना होगा कि वहां 3 जीरो था, लगभग 1000 बनेगा 4 से कट के, तो 3 बार क्या होगा हमें मेरा आ जाएगा 3 वर्ष। या तो फिर कैलकुलेशन आप हाली कम समय में कीजिए, काट कूट तेजी से कीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा गया है 190 मीटर और 195 मीटर की लंबाई वाली 2 ट्रेन ए और बी समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर क्रमशः किस चाल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। सबसे पहले इसमें ध्यान रखने वाली लाइन क्या है कि ए और बी समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, यानी एक व्यक्ति उधर से आ रहा है मेरे ओर, तो हम जा रहे हैं उसकी ओर। तो दोनों विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा में जहीं आएंगे 2 व्यक्ति है तो चाल के स्थान पर सापेक्ष चाल और सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में जोड़ेंगे। और दूरी के लिए क्या करेंगे, दोनों व्यक्ति ट्रेन की लंबाई क्या है, तो कहिएगा 190 और 195। तो जब दोनों मिलेंगे तो पार करने में जो समय लगेगा उन दोनों को दोनों की लंबाई के बराबर। तो दूरी के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो दूरी के स्थान पर क्या आ जाएगा दोनों की लंबाई का योग। अब 190 और 195 को जोड़िएगा तो 19 दूना 38, यानी 300 क्या आ जाएगा आपका 85। ये दूरी मीटर में है, और दोनों के चाल को जोड़ेंगे क्योंकि विपरीत दिशा में दोनों जा रहे हैं, तो चाल को जोड़िए 50 और 76, तो आपका 126 किलोमीटर प्रति घंटा में आया। 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए। अब क्यों बदलेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि दूरी आपका मीटर में है ना, दूरी आपका मीटर में आया, तो आप चाल को भी मीटर प्रति सेकेंड में लेंगे। तो मीटर प्रति सेकेंड में लाने के लिए 5/18 से गुना किए, गुना में टी। अब 18 से काटा कूटी खेलिएगा तो 18 सत्य आपका क्या हो जा 7 बार में कटेगा 126 होता है। अब 7 पचे 35, इस 35 से इसको काटिएगा तो आपका 11 बार में कट जाएगा। तो टी का मान कितना आ जाएगा 11 सेकेंड। कहाँ है 11 सेकेंड, तो आपके ऑप्शन नंबर ए में क्या था 11 सेकेंड। कहे थे ना आपको यदि कॉन्सेप्ट पर पकड़ है तो सवाल 1 से 2 लाइन का होता है, सवाल कोई बड़ा नहीं होता। पढ़िएगा तो लगेगा क्या कहा, लेकिन आप स्मार्ट अप्रोच बेहतर तरीका उस सवाल को बनाने का जानते हैं
तो आप 1 से 2 से 3 लाइन में सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा, मैक्सिमम सवाल को। और 3-4 ऐसे भी सवाल होंगे एग्जाम में जो थोड़ा सा टाइम लेगा, उसमें आप अपना कैलकुलेशन स्पीड को तेज रखिएगा, तो उन सब सवाल को भी आप कम समय में करते हुए 10 से 12 मिनट में पूरा पेपर समाप्त कर लीजिएगा। मैथ सेक्शन का, मैथ में जो भी प्रश्न आएंगे वो 10 से 12 मिनट में आप कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कहा गया है, एक डीलर किसी वस्तु पर 25% की छूट देता है, नगद भुगतान पर वो 15% की एक और छूट देता है। एक ग्राहक ने 225 रुपया नगद भुगतान किया तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। एक ग्राहक ने एक वस्तु खरीदा है और वो 255 रुपया का भुगतान किया, तो उस वस्तु के लिए अंकित मूल्य क्या होगा वो पूछा गया। हम मान लेते हैं कि अंकित मूल्य थोड़ा देर के लिए x रुपया होगा, क्या होगा वो तो हम निकाल लेंगे। और x पर सबसे पहले वो 25% का छूट अलाउंस किया था कि 25% छूट देंगे, यानी इस x पर 25% वो छूट देता तो वो कितना पर हमको सामान देगा, तो 75% पर देगा। और 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 75% हटाएंगे, बट्टा में 100 आएगा, 25 से काटेंगे तो 3/4 आएगा। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। और फिर वो क्या किया, नगद भुगतान करने पर 15% का अतिरिक्त छूट दिया, तो 100% अपने आप में ये मूल्य। अब इस पर फिर वो 15% छूट देगा तो 85% पर देगा, और 85/100 करेंगे तो 17/20 होगा। और वो कितना में दिया है, तो कहिएगा रुपया 255 में दिया है। आप क्या निकाल लीजिएगा, अंकित मूल्य, थोड़ा काटा कुटी खेल के। तो 17×3 = 51, 17 को 3 से गुना कीजिएगा तो 51, और इस 51 से 255 को काटिएगा तो ये पूरा पूरी 5 बार में कट जाएगा। अब 5 को 20 से गुना कीजिएगा तो 100, और 100 उस पर 4 1 से फिर गुना होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 400। कहाँ है 400 रुपया, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या था, 400 रुपया। ऐसे आपको एग्जाम में प्रश्न करना है, और जिस दिन आप ऐसे करने लग गए तो आप समझ जाइए कि अब आपका सिलेक्शन होगा। अब सिलेक्शन के लास्ट सीढ़ी पर हैं आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बेहतर तरीके से क्वेश्चन कीजिए, और आपका रिजल्ट उस एग्जाम में हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो आगे का क्वेश्चन क्या कहा गया, राम और लक्ष्मण एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। यानी राम पहले है तो राम को 15 दिन लगता होगा और लक्ष्मण को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि भरत राम और लक्ष्मण के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे कार्य को 5 दिन में पूरा किया जा सकता है। भरत को कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। अब राम लक्ष्मण से थोड़ा अभी याद आता है कि अयोध्या वाला राम मंदिर पॉपुलर अभी चल रहा है, जिसपे एक गाना बहुत पॉपुलर है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। दिवाली तो मनेगा ही, पहले इस क्वेश्चन को आप बना लीजिए। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कीजिएगा, राम 15 दिन ना, तो राम लिख के 15 लिख लीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग एलसीएम मेथड से बनाएंगे। राम 15 दिन में काम करते हैं, कितना दिन में राम, तो 15 दिन में। और लक्ष्मण को कितना दिन लगता है, तो लक्ष्मण को 20 दिन लगता है, तो 20 डी लिखेंगे। डी मतलब आप डे समझिएगा। और तीनों मिलके आते हैं ना, राम लक्ष्मण और इसके साथ भरत भी आ जाते हैं, तो वो लोग मिलके काम को 5 दिन में ही समाप्त कर दिए। अब ज्यादा लोग होंगे तो कम दिन में काम समाप्त होगा। तो टोटल काम निकाल लेंगे। अब टोटल काम निकालने के लिए इन सब का क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो 15, 20 और 5 का एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम आपका कितना आएगा, 60 आ जाएगा। यानी टोटल आपके लिए काम कितना था, 60 यूनिट था। पक्का जानते नहीं है कि 60 काम था, 120 भी हो सकता था। एक एलसीएम लेते, 60 है, हम दुगुना मान लेते। मानने के लिए है कि एलसीएम मानिए, ताकि सभी से पूरा पूरा कट के क्षमता जो है ना पूर्णांक में आ जाता है, यानी पक्का पक्की संख्या में आता है क्षमता। अब बताइएगा 15 दिन लगा राम को 60 काम करने में, तो राम प्रत्येक दिन 4 काम, यानी इनका क्षमता 4 होगा। क्षमता लिख के घेर लीजिएगा। अब लक्ष्मण को 20 दिन लगा 60 काम करने में, तो लक्ष्मण का क्षमता 3 होगा। उसी प्रकार जब सब लोग मिलके काम करने आए तो 5 दिन में कर दिए, 60 काम था, यानी 12 क्षमता से काम हुआ। एक दिन में 12 काम होता था। अब आप थोड़ा यहां देखिएगा, तो राम एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, लक्ष्मण एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो दोनों मिलके एक दिन में 7 ही काम किए, राम और लक्ष्मण मिल करके। लेकिन राम लक्ष्मण के साथ भरत आ जाते हैं,
तो वो 12 काम एक दिन में हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि भरत जो होंगे ना वो एक दिन में कितना काम करते होंगे, ये दोनों मिलके 7, और बाकी 12 पुराने के लिए भरत एक दिन में 5 काम करते होंगे। यानी भरत के लिए क्षमता कितना होगा, 5 यूनिट होगा। पूछा गया भरत अकेले इस कार्य को करने में कितना समय लेंगे, तो अब समय निकालिएगा तो कहिएगा काम तो वही 60 यूनिट है। इसी 60 काम को किस क्षमता से करेंगे भरत, तो 5 के क्षमता से, और 5 के क्षमता से करेंगे तो 12 पंचा 60। यानी अकेले काम भरत करते तो कितना दिन में कर देते, 12 दिन में कर देते। ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाना था। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय करती है। वह धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में, यानी 4 घंटा ही लग जाता है विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर दूरी जाने में। शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। अब ये प्रश्न जब एग्जाम में आता है ना तो मैक्सिमम लोग ये बोथ एंड एसटीएम का क्वेश्चन देख के डरते हैं, कहते हैं ये बहुत हार्ड प्रश्न है, लेकिन मेरे लिए ये सबसे इजी है। इजी कैसे है, तो इसका कॉन्सेप्ट इतना हल्का है, अगर आप अच्छे से समझेंगे तब। कैसे समझेंगे हम, तो उसके लिए आपको 2 चीज ध्यान रखना है। जब भी ये प्रश्न आए ना तो नाव के चाल को हमेशा आप x मानिए और धारा के चाल को y मानिए। यानी नाव जिस चाल से चलेगी वो x होगी, और धारा बोले तो हवा हवा चलते रहती है, नदी थोड़ा हवा के कारण चलती है, वो धारा का चाल है, उसको y मानिए। और जब धारा के दिशा में नाव जा रही होगी तो चाल जुटेगा, एक तो नाव का चाल और थोड़ा सा धारा का भी चाल रहेगा, तो स्पीड थोड़ा बढ़ेगा, यानी चाल जोड़ेंगे। और चाल बराबर दूरी बट्टा समय, फॉर्मूला वही है। जब धारा के दिशा में जाएंगे तो नाव का चाल x माने तो x और धारा का चाल y जोड़ देंगे, और दूरी के स्थान पे क्या लिखेंगे 12 और समय 4 घंटा। जब धारा के दिशा में गए तो x प्लस y आपका कितना आ जाएगा, आप कहिएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब वो विपरीत दिशा में गया तो x माइनस वाई, विपरीत दिशा में जाएंगे तो घटा लेंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि नाव उधर से चल रही है और हवा उधर से बह रहा है, तो मेरे चाल को थोड़ा सा कम कर देंगे। इसका आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखिएगा, जब कभी आप साइकिल चलाते हैं और साइकिल चलाते वक्त आप उस साइड जा रहे हैं और उसी साइड से धारा चल रही है यानी हवा चल रही है, तो आपके चाल को थोड़ा कम कर देती है। तो यही बात यहां होता है, जब वो विपरीत दिशा में जाएंगे धारा के तो चाल घट जाएगा, तो चाल का अंतर लेंगे, और अंतर लेने के कारण वही 4 घंटा में हम 6 किलोमीटर दूरी गए, तो 6 बट्टा क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, और काटा कुट्टी खेलेंगे थोड़ा सा तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। आपसे क्या पूछा गया, शांत जल में नाव की चाल बताइए, तो नाव के चाल को x मानते हैं, तो अब x का मान निकालना है, तो इन दोनों को जोड़िएगा। इसको समीकरण 1 कह लीजिए, इसको समीकरण 2 कह लीजिए, और इन दोनों को जोड़िएगा तो y से y कट जाएगा, आपका बचेगा 2x, और 2x बराबर 4.5 लिखिएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। 2 से भाग दे के x का मान निकाल लीजिएगा तो 2.25, यानी नाव का चाल कितना होगा आपका 2.25। कहां था, ऑप्शन नंबर ए में। ऐसे हमेशा इस प्रकार के प्रश्न को कीजिएगा, नाव के चाल को x मान के, धारा के चाल को y मान के, और फॉर्मूला वही लगता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 75% मत 98% मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कितना, व्यक्ति जो है ना वो 4032 मतों के बहुमत से चुना गया। डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए। कहा गया जो व्यक्ति 58% मत प्राप्त किया ना वो कितना मत से जीत गया है, तो 4032 मत से वो जीता है। और टोटल मत कितना होगा चुनाव, तो 100%। वो अपने आप में जो भी वोट पड़ा होगा वो 100% होगा। अब 100% में एक व्यक्ति है जो कितना प्राप्त कर लिए हैं, 58% प्राप्त कर लिए हैं, तो दूसरा व्यक्ति कितना प्राप्त किए होंगे, आप कहिएगा दूसरा व्यक्ति 100 में से 58 को घटा लेंगे तो दूसरे लोगों को 42% मिला होगा। अब इन दोनों में अंतर कितना का आया, तो कहिएगा इन दोनों में 16% का क्या आ गया, अंतर आ गया। इसी अंतर से हार जीत हुआ होगा, यानी 16% का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो कहिएगा 40
और आपका 32। यहाँ से 1% निकालिएगा, दोनों साइड 16 से भाग दे लीजिएगा, तो 1% का मान 16 दूना 32 बचेगा 8। फिर आपका 16 पंचे 80, क्या करना है 16 पंचे 80, 3 रहेगा, फिर 16 दूना 32। 1% का मान 252। अब 100% निकालना है तो दोनों साइड 100 से गुना कर देंगे, इसलिए 100% निकल के आ जाएगा। 100% का मान कितना आएगा, तो 252 पर 2 जीरो बैठा लीजिए। हालांकि जब 1% निकाले 252 है, 2 जीरो बैठाते और आंसर कर देते। ऐसे ही इस प्रश्न को आप कीजिएगा। जैसे 16% का अंतर था तो 16% का मान मालूम कर लिए, फिर 1 का निकाल लिए, 16 से भाग दे करके और 2 जीरो चिपका देंगे 1 पर, तो वो आपका 100% का मान आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब अभाज्य संख्या किस संख्या को कहते हैं, तो ये थोड़ा सा जान लीजिए। दो मतलब कि वैसी संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, एक तो वो स्वयं और एक उसका एक, यानी खुद से और एक को छोड़कर वो किसी से नहीं कटेगी, उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब सम संख्या विषम संख्या हो, 8 गो 9 गो 10 गो कितना भी हो, तो उसके लिए तो फॉर्मूला होता है। अभाज्य संख्या के लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आप सभी अभाज्य संख्या को लिख के तब जोड़ के 9 से भाग दे के बताइएगा कि क्या औसत होगा। तो 9 अभाज्य संख्या स्टार्टिंग से लीजिएगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्या, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है, औसत आपको निकालना है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या आपका क्या है, आप कहिएगा 2 है। 2 में 1 से और स्वयं को छोड़ के किसी से भाग नहीं लगता। उसके बाद 3 है और उसके बाद आपका क्या है 5 है। 3 है, 3 के बाद आपका 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद कौन है, तो कहिएगा उसके बाद 19 है और उसके बाद 23 है। देखिए तो 9 संख्या ले लिए, तो आप कहिएगा हाँ 9 संख्या ले लिए और इसमें 9 से भाग देना है। गिनिएगा तो 2 2 4 2 6 8 1 9। अब सबको जोड़ के 9 से भाग दीजिए। अब जोड़ेंगे कैसे आसानी से, बिना पेन पेपर, बिना लिखे हुए, तो आप देखिएगा 3 2 5 और 5 5 10, यानी ये 10 बन गया। यहाँ आप 10 लिख लीजिएगा। अब 7 और 13 ये 10 बन गया। 7 और 13 कितना बना, 10 बन गया। तो ये दोनों को मिला के फिर आप 20 बन गया ना। 7 और 13 20 बना, तो 20 लिख लीजिएगा। फिर 11 और 19 को मिलाइएगा। 11 और 19 को मिलाइएगा तो कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। उसके बाद आप 17 और 23 को मिलाइएगा। 17 और 23 को, तो ये कितना बनेगा, 40 बनेगा। अब सभी को जोड़ लीजिएगा तो 30 30 60 और 60 10 100, यानी 100 में क्या करना है आपको, 9 से भाग देना है। 100 में 9 से भाग दीजिएगा तो 11.1/9 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कहाँ है 11.1/9, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या था, 11.1/9। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी ट्रेन से संबंधित प्रश्न है। यदि 90 मीटर लंबी ट्रेन एक 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल क्या होगी। अब जब कोई भी ट्रेन ना एक प्लेटफॉर्म को पार की ना, तो उसके द्वारा तय दूरी जो होगा ना, अपनी लंबाई और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर होता है। अब कहिएगा कैसे, तो थोड़ा देर के लिए आप मानिए ये पेज जो है ना, ये आपका ट्रेन है और ये ट्रेन यहाँ एंट्री मारी। ट्रेन यहाँ से चलना शुरू की, चल रही है 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 चल रही है, यहाँ आई तो वो तो प्लेटफॉर्म को भी पार की है और इधर इतना ये अपना दूरी भी पार की है। जब ये स्टार्टिंग की थी तो यहाँ थी, तो इतना ये भी दूरी तय की। इस साइड जो दूरी बचा हुआ है आपका, ये दूरी भी तय करती है और ये पार जब करेगी यहाँ पर पहुंचेगी तो इस प्लेटफॉर्म के लंबाई के बराबर भी दूरी तय करेगी। तो इसके द्वारा तय दूरी क्या होगा, इसकी अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो दूरी के स्थान पर आप क्या लिखिएगा, 90 और प्लस में 210, तो जोड़ के क्या आएगा आपका 300। और चाल आपसे पूछा गया, मान लीजिए कि चाल एस है, कितना समय लगेगा, तो आपका 20 सेकेंड लगा है। ये मीटर में है, ये सेकेंड में है। आपका चाल जो आ जाएगा, भाग दे लीजिएगा तो 15 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन आपसे पूछा गया किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। अब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आप 18/5 से गुना, 5 से काट लेंगे तो 3 बार में 18 तिरिक 54,
यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। कहाँ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है। ये कहा गया 16, 26 और 32 का चतुर्थानुपाती बताइए। जब भी ये प्रश्न आएगा ना फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए, तो आपको 3 संख्या देगा, और चतुर्थानुपाती पूछे तो क्या करना है आपको, लास्ट दोनों का गुणनफल यानी 26 और गुने क्या करेंगे 32, और बट्टा में फर्स्ट संख्या से भाग देना है। अब 16 से काटिएगा, 16 दूना 32 और 26 दूना 52। कहाँ है 52, तो ऑप्शन नंबर 3। केवल फॉर्मूला ध्यान रखना है, फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए क्या फॉर्मूला है, तो लास्ट दो का गुणनफल और बट्टा में फर्स्ट। 3 संख्या देगा, यदि ए बी सी संख्या हो तो फॉर्मूला होता है बी गुने सी बट्टा में ए। अब अगला देखिएगा क्वेश्चन 15 नंबर। ये कहा गया एक कार की कीमत 2,50,000 रुपया है। पहले वर्ष में इसके मूल्य में 10% का ह्रास होता है और दूसरे वर्ष में इसके मूल्य में 15% का ह्रास होता है। 2 वर्ष के बाद कार का मूल्य क्या होगा। पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 15%। सवाल ये इजी है, लेकिन गुना भाग जो लंबा आएगा ना उसको कम कैसे करेंगे। इतना बड़ा गुना करके इतना आंसर आने वाला है, तो इस गुना भाग को कैसे कम करें वो आप सीखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया कितना रुपया था, तो आपका 2,50,000 रुपया था। सबसे पहली बार कितना प्रतिशत कमी हुआ, 10% ना, तो अपने आप में ये 100%, 10% कमी कर दिए तो इसका 90% हो जाएगा। फिर इसमें कमी हो गया कितना परसेंट, तो 15%। ह्रास का मतलब कमी होता है कि कम कर दिए, घटा दिए। अब दूसरे साल 15% कमी किए तो 85% ये अपने आप का बचेगा। अब 4 जीरो से तो 4 जीरो आसानी से काट लेंगे। अब इस गुना को कैसे कम करेंगे, तो यहाँ 25 और गुने क्या कर लेंगे 85, और 85 के बाद इस 90 को कैसे तोड़ लेंगे हम एक बार, 9 गुने 10। अब देखिए तो पूरा जब गुना होके आएगा ना तो आंसर के लास्ट में जीरो तो एक ही होगा, तो 2 जीरो वाला तो ये आंसर होगा नहीं, ये दोनों आंसर होगा नहीं। अब इस दोनों में से कौन आंसर होगा वो कैसे छांटेंगे, तो आप इकाई अंक लगा देंगे। इतना बड़ा गुना करके समय बर्बाद नहीं करेंगे, यही समय को बचा के दूसरे सेक्शन पर देंगे। तो गुना कीजिएगा 5 25, तो इकाई अंक बनेगा 5। जब 85 को गुना कीजिएगा ना 25 से, तो लास्ट का अंक इकाई अंक यानी 5 बनेगा। और 5 को जब 9 से गुना कीजिएगा तो 9 5 45, फिर इकाई अंक क्या बनेगा 5 बनेगा, और एक जीरो चुपक जाएगा। तो जीरो से पहले वाला अंक क्या होगा 5 होगा। किस ऑप्शन से में जीरो से पहले वाला अंक 5 है, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या था, जीरो के बाद 5 था। यहाँ जीरो के बाद 7 है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ऐसे आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो आप खुद सोचिए, इतना लंबा गुना करने में आप 10-15 सेकंड तो ले लेते, और उस 15 सेकंड को केवल इकाई अंक छांटते। 5 25 5 होगा, 5 9 45 5 होगा, उसके बाद एक जीरो बैठ जाएगा, तो आपका बी नंबर आंसर कितना जल्दी निकल जाता। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है। रत्नेश ने एक बाइक 64,000 में खरीदा, यानी 64,000 रुपया में वो बाइक खरीदता है और 60,000 में बेच दिया। रत्नेश को कितने प्रतिशत हानि का सामना करना पड़ा। अब 64 में खरीदा, 60,000 में बेचा, तो उसको कितना हानि हुआ, तो आप कहिएगा हानि तो उसको 4,000 का हुआ, और हानि प्रतिशत निकालिएगा तो 4,000 का क्या हुआ, हानि हुआ। क्रय मूल्य कितना था उसके लिए, तो आप कहिएगा 64,000 था, और प्रतिशत में किसी को भी लाना हो तो 100 से तो गुना करना पड़ता है। अब 3 जीरो से 3 जीरो काटिएगा, फिर 4 से 64 को काट लीजिएगा तो 1/16, और गुना में क्या लिखिएगा 100%। अब 1/16 का मान क्या होगा, तो 6.25%। कैसे, ये चीज आपको प्रतिशत जब पढ़ाया जाएगा तो वहां बता दिया जाएगा कि भिन्न का प्रतिशत मान क्या होता है और कम समय में कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए आप 100 में 16 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा 6.25। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर। यहां कहा गया एक विक्रेता ने एक पंखे के अंकित मूल्य पर 30% छूट की घोषणा किया। यह कहा कि 30% छूट देंगे जो हम अंकित किए हुए हैं, मतलब जो मूल्य चिपकाए हुए हैं उस पर
30% छूट देता। यदि पंखे का विक्रय मूल्य कितना आया, ₹28 था, तो उस पंखे का अंकित मूल्य क्या चिपकाया था। कहा 30% छूट देंगे ना तो उस सामान को 2800 में दे देंगे, तो उस पंखा का अंकित मूल्य क्या था वो आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले मान लिए कि अंकित मूल्य X रुपया, और इस पर 30% छूट दिया तो 70% पर देगा, और 70% को क्या करेंगे, 70/100, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 7/10 पर दिया, और ये 7/10 पर दिया, लेकिन रुपया में कितना पर दिया, तो रुपया 2800 पर दिया। अब हल्का सा काटा कूटी खेलिएगा ऊपर से ऊपर, तो 7 चौके 28, 400 बार में कट जाएगा, एक जीरो जाके चुपका दीजिएगा, तो x बराबर रुपया कितना आ जाएगा आपका, 4000। कहाँ है 4000 रुपया, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या था, 4000 रुपया। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित है। ये 24 है ना, ये क्या कहता है ना कि हम जिसी से विभाजित होंगे, किससे हम विभाजित होंगे, जिससे 3 और 8 दोनों विभाजित होगा। मतलब 24 का वैसा फैक्टर कर लीजिए आप जिसके बीच ना HCF 1 आ जाए, तो 3 × 8 24 होता है, और 3 8 का HCF भी 1 होगा। आप कहिएगा 24 तो 12 × 2 भी होता है, लेकिन 12 और 2 का HCF 1 नहीं आएगा। 24 तो 6 × 4 भी होता है, लेकिन 6 और 4 का HCF 1 नहीं आएगा। तो 24 को वैसे ब्रेक करेंगे जिसका HCF 1 आ जाए, तो आप कहिएगा 3 और 8। अब 24 जिससे विभाजित होगी उससे 8 भी विभाजित, यानी 8 भी उसको विभाजित कर देगा और 3 भी उसको विभाजित कर देगा। अब ऑप्शन चेक कर लेंगे कि 8 किसको विभाजित किया। पहले 24 करना थोड़ा सा हार्ड है, तो 8 को चेक कर लेंगे। 8 को जब चेक करने आएंगे तो 8 को चेक करने के लिए लास्ट का 3 अंक चेक करते हैं। यदि किसी संख्या का लास्ट 3 अंक 8 से विभाजित हो जाती है ना, तो वो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित नहीं है, 940 8 से विभाजित नहीं होगा। अब इस ऑप्शन को देखिएगा, लास्ट का 3 अंक, ये भी 8 से विभाजित नहीं हुआ। अब इस ऑप्शन को देखते 860, तो ये भी आपका 8 से विभाजित नहीं होता। और ऑप्शन नंबर सी को देखते, लास्ट का 3 अंक 856 है, 107 बार में कट जाता, यानी लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित कर दिया उसको, यानी पूरी संख्या 8 से कट रही है। तो 3 का भी चेक कर लेंगे, क्या 3 से यह संख्या कटेगी, तो आप कहिएगा 6 है, और 8 2 10 और 1 15, यानी अंकों का योग 21 आ रहा है टोटल। तो अंकों का योग यदि 21 है, 21 3 से कटती है, तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। तो ऑप्शन से बना लेते हैं इस क्वेश्चन को और आंसर कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए 2 रूल आपको मालूम होना चाहिए था, 8 का विभाजता और 3 का विभाजता। 3 का विभाजता के लिए क्या करेंगे, यदि अंकों का योग 3 से कट गई तो पूरी संख्या 3 से कटती है। और 8 के लिए क्या करते हैं, लास्ट का 3 अंक 8 से कट गया तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी HCF और लघुत्तम समावर्तक यानी LCM क्रमशः 6 और 324 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको बताया गया था कि दो संख्याओं के लिए, किसके लिए, दो संख्याओं के लिए LCM और उसके HCF का जो गुणनफल होता है वो पहली संख्या क्या कहते हैं, पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर। अब LCM कितना है, तो आप कहिएगा 324 है। HCF कितना है, तो HCF 6 है। पहली संख्या 54 है, दूसरी संख्या आपसे पूछा गया। अब 6 से इसको काट लीजिएगा तो 9 बार में, अब इस 9 से इसको काटिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड संख्या 9 तिया 27, शेष बचेगा 3, फिर 9 तिया 27, फिर 9 छके 36। 336 कहाँ है, तो 336 ऑप्शन नंबर बी में है, यानी आपका दूसरी संख्या क्या होगा, 336। बस फॉर्मूला एगो ध्यान रखना था इसके लिए। कौन फॉर्मूला, तो दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल जो होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज का आखिरी क्वेश्चन है। एक कॉलेज की कैंटीन में 96 छात्रों को 5 दिन परोसने के लिए खाद्य सामग्री इकट्ठी की गई, यानी 96 छात्र के लिए
5 दिन का राशन था। तो टोटल कितना राशन होगा, तो कहिएगा टोटल निकालने के लिए मैन इंटू कितना दिन के लिए था, तो 5 दिन के लिए था। और आगे अब क्या हुआ, लेकिन नए दाखिला होने से 64 और छात्र जुड़ गए। अब उस कॉलेज में नया एडमिशन हुआ तो 64 को छात्र आ गया। तो अब भोजन वही है, तो वो भोजन कितना दिन चलेगा, वही आपसे कितना दिन तक चलेंगे ये आपसे पूछा गया। तो पहले से कितना छात्र हैं, आप कहिएगा 96, और 64 को आ गया, कितना दिन चलेगा, तो x दिन चलेगा। पहले खाने के लिए थे 96 आदमी, 5 दिन तक खाए। अब उसी भोजन को 96 प्लस 64 आदमी कितना दिन खाएंगे, तो मान लिए x दिन। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिएगा, तो 96 गुने क्या कीजिएगा 5, और इधर आपका दोनों को जोड़िएगा तो 160 और गुना में x। सबसे पहले तो आप 5 से काट लीजिएगा इसको 32 बार में, और 32 का 3 गुना कितना होता है 96। x का मान कितना निकाले 3, यानी कितना दिन भोजन चलता 3 दिन। कहाँ था 3, आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो आज का क्लास कैसा लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके पीडीएफ के लिए रुक्मिणी प्रकाशन लाइव नाम का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, वहां जाके आप अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।